खट्टी मीठी कहानियाँ। जूही के परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। माँ, मेरा हो गया, मैं चलती हूँ, ठीक है? आज ऑफिस जाना क्या जरूरी है? क्यों, आज कुछ है क्या? अरे, मैंने तुझे बताया था ना कि आज लड़के वाले तुझे देखने आने वाले हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आज ही शादी की तारीख तय कर लेंगे। हम तो तुम्हारी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। हाँ, हमने तो सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा है। कौन सा प्लान? मेरे घर से चले जाने के बाद आप लोग जो मस्ती करोगे उसका प्लान? जूही, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे, मैं तो मजाक कर रही थी। भाई बहन के बीच तो मजाक चलता ही रहता है। अच्छा माँ, लड़के वालों को सब कुछ पता है ना? हाँ, मतलब जितना जानना चाहिए उतना तो पता है। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं शादी नहीं करूँगी, फिर भी आप सब मेरी शादी के पीछे पड़े रहते हैं। मतलब इतना ढूंढने के बाद एक अच्छा लड़का मिला है और तुम शादी करना नहीं चाहती? जूही बड़बड़ाती हुई चली जाती है। अरे, आप उस पर चिल्ला क्यों रहे थे? आपको तो पता ही है ना। नहीं नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे ऐसा कहे कि हम वैसा सुनेंगे? क्या हम अपनी राय पेश नहीं कर सकते? कुछ वक्त बाद जूही बॉस के सामने बैठकर बात कर रही है। सर, मैंने जिस लोन के लिए एप्लीकेशन दिया था उसका कितना काम हुआ है? दरअसल मुझे लोन की बहुत जरूरत है। वो काम तो हो गया है, बस मुझे एक साइन करना है। मेरे साइन करने के 2-3 दिन बाद ही तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। सर, तो प्लीज जरा जल्दी वो काम कर दीजिए, मुझे अभी लोन की बहुत जरूरत है। तुम्हें किस चीज के लिए लोन की जरूरत है? दरअसल मैं अपने लिए एक फ्लैट खरीदना चाहती हूँ। अरे वाह, ग्रेट, यही तो चाहिए। तुम इंडिपेंडेंट बनोगी, बहुत अच्छी बात है। सर, मैं उस लोन को लेकर बहुत टेंशन में हूँ। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें लोन दिलाने का कुछ बंदोबस्त करता हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मतलब मैं समझी नहीं सर। मतलब तुम्हारे लिए इस काम को करने से मेरा क्या फायदा होगा? सर, ये लोन अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। लोन तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ देना भी तो पड़ता है मैडम। मतलब मेरे कहने का मतलब तुम समझ ही रही हो ना? इतनी कम उम्र, ऊपर से ये सब। सच में तुम्हें देखने से मुझे बहुत तरस आता है। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ बात करने में तुम्हें झिझक हो रही है, तो फिर अगर तुम चाहो तो हम आज ऑफिस के बाद मिल सकते हैं। आई एम सॉरी सर, ये मुमकिन नहीं है। मतलब आज मेरे घर पर एक कार्यक्रम है, इसलिए मुमकिन नहीं है। तो फिर किसी और दिन? मैं चलती हूँ सर, और अगर आपको सच में मुझ पर तरस आता है तो मेरा लोन पास करवा दीजिए प्लीज। मुझे अभी उसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। जूही बॉस के केबिन से निकलकर चली जाती है। कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि लड़के वालों में से लड़का और उसके माता पिता बैठे हैं और जूही के घर के सभी लोग बैठे हैं। अरे क्या बात है, अब तो बेटी को बुलाइए। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। मीना जूही को लेकर आती है। ये है मेरी बेटी, रूप से लक्ष्मी और गुण से सरस्वती। तो बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? जी, जूही। वाह, तो घर का काम काज सब आता है ना? देखो, हम थोड़े पुराने ख्यालातों के लोग हैं। शादी के बाद घर की बहू काम करे, ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। हाँ, वो घर का थोड़ा बहुत खाना पकाना वगैरह ये सब करेगी, बच्चे को बड़ा करेगी। हम तो बस यही चाहते हैं। अरे आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो नौकरी छोड़ देगी। शादी के बाद आप जैसा कहेंगे वो वैसा करेगी। तो क्या ऐसी बात है भैया? ये बात क्या मैंने आपसे कही थी? जूही, मैं आप लोगों को एक बात साफ साफ कह देती हूँ, मुझे बहुत मुश्किल से एक नौकरी मिली है और आपने मेरी तकलीफ को नहीं देखी है और इसलिए आप मेरा मतलब नहीं समझ सकते। लेकिन भैया, आपने तो मेरा स्ट्रगल देखा है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जूही उठकर खड़ी हो जाती है। जूही, कहाँ जा रही है? हमें अपने घर बुलाकर बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? अरे वो सॉरी, असल में मेरी बहन। हाँ, बस बस रहने दीजिए। अब अपनी बहन की तरफ से सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी पटर पटर बातें करती है। अगर ऐसा है तो अपने पिछले परिवार को संभाल क्यों नहीं पाई? हम यहाँ एक और पल भी नहीं रह सकते। ए जी, चलो चलो। जी सुनिए, आप सब इस तरह से मत जाइए। सुनिए,
लड़के वाले उनकी एक भी बात सुने बगैर वहाँ से निकल जाते हैं। इस घटना के बाद जूही की माँ बहुत क्रोधित हो जाती हैं और जूही के कमरे में जाकर आईने के पास बैठी हुई जूही से कहती हैं, क्यों? तूने आज ऐसा क्यों किया? तेरा जो मन करता है तू वही करती है। तेरे पिताजी और भाई बहुत मुश्किल से ढूंढने के बाद एक लड़का लेकर आए थे और तूने उनके साथ ये कैसा व्यवहार किया? माँ मतलब दरअसल मेरी... अरे अगर तुझे वे लोग पसंद नहीं थे तो तू किसी और तरीके से हमें बताती। ऐसे उनका अपमान करने का कोई मतलब था क्या? तू ये मत भूलना कि तू अभी भी अपने पिताजी के घर पर रहती है, इसलिए हम जो कुछ कहेंगे तुझे वही करना पड़ेगा। ओह, तो ऐसी बात है। इस घर में रहने के लिए आप लोग जो कुछ भी कहेंगे मुझे वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैं आज ही ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। ये मत भूलिए कि मैं भी नौकरी करती हूँ। मेरे पास अपने जीवन को अच्छी तरह से संभालने की क्षमता है और आप लोग जिस लड़के को मेरे लिए पसंद करके लाए हैं, एक बार जरा सोचकर बताइए तो, आपको ये जोड़ी क्या सही लगती है? तो क्या हम तेरे लिए राजकुमार लेकर आएंगे? ये मत भूलना कि तू एक डिवोर्सी औरत है। डिवोर्सी? इस शब्द के आगे मेरी सारी शिक्षा, मेरी सारी खूबियां, हर चीज छिप जाती है। तेरे साथ बहस में कोई नहीं जीत सकेगा। तुझसे मैं और कुछ नहीं कहूंगी। तेरा जैसा मन है तू वैसा ही कर। जूही की माँ वहाँ से चली जाती हैं। जूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जूही अपने ऑफिस में अपनी केबिन में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रही है और तभी टेलीफोन बजता है। हेलो, एक बार मेरे केबिन में आना। ओके सर। जूही फोन रखकर बॉस के केबिन में चली जाती है। सर, मैं अंदर आऊं? अरे जूही, आओ आओ, बैठो। कहिए सर। जूही, तुम्हारा नाम सच में बहुत खूबसूरत है। तुम्हारा नाम किसने रखा था? नहीं पता सर। वो आपने कुछ जरूरी काम से बुलाया था ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। कौन सी खुशखबरी है सर? क्या मेरा लोन पास हो गया है? नहीं नहीं, वो अब तक पास नहीं हुआ है। तो फिर? मेरा एक खाली बंगलो है उस बाईपास के किनारे। अगर तुम चाहो तो वहाँ रह सकती हो। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब तुम बेकार में लोन लेकर घर खरीदने क्यों जाओगी? तुम मेरे घर पर ही रह सकती हो। कभी कभी तुम्हें कंपनी देने के लिए मैं भी वहाँ आ जाऊंगा। चिंता मत करो, मेरी वाइफ वहाँ जाती नहीं है। जूही गुस्से में कुर्सी से उठ जाती है। सर, आपको एक लड़की से इस तरह की बात करने में शर्म नहीं आती? कुंवारी लड़की होती तो नहीं बोलता, लेकिन तुम तो डिवोर्सी हो ना। डिवोर्सी हूँ तो क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? तुम जितना भी ये सब बातें कह लो, असल सच तो सभी जानते हैं। और तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? उससे बेहतर होता है कि तुम मुझसे दोस्ती कर लेती। मेरा साथ दो, देखना तुम्हारी खुशी की कोई सीमा नहीं रहेगी। मुझे यकीन नहीं होता, आप एक ऑफिस के बॉस होकर ऑफिस के एक एम्प्लॉय के साथ इस तरह की बातें करते हैं। मैं आपके नाम पर कंप्लेन करूंगी। अरे जाओ जाओ, तुम्हें जो मन में आए वो करो। मैं भी देखूंगा तुम्हारी नौकरी कैसे रहती है। ये नौकरी आपने मुझे नहीं दी है, मैंने इसे अपनी काबिलियत से हासिल की है। ये कहकर जूही वहाँ से चली जाती है। जूही अपने साथ हुए इस दुर्व्यवहार को सहन नहीं कर पाती है और अपने अपर ब्रांच में कंप्लेन करती है। जूही फोन पर बात कर रही है। कब आ रहे हैं? कल? अच्छा, ओके ओके। क्या नाम बताया? सूर्या सेन। अगले दिन बॉस के केबिन में एक युवक आता है। वो सनग्लासेस खोलकर कहता है, नमस्ते, मैं सूर्य सेन हूँ, स्पेशल ब्रांच ऑफिसर। नमस्ते सर, बैठिए। क्या बात है, आप इतने नर्वस क्यों हैं? मैंने तो अभी तक कुछ पूछा भी नहीं है। नहीं सर, बोलिए। आपको शायद पता है कि आपके नाम पर एक कंप्लेन हुआ है। इस ऑफिस की एक लड़की जूही दत्त, उन्होंने ही कंप्लेन किया है। उसी कारण मुझे यहाँ आना पड़ा है। बोलिए सर, मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा? जो कुछ भी हुआ है सब बताना पड़ेगा? सर, उस लड़की ने आपको क्या बताया है वो मैं नहीं जानता। अगर मुझे इस कंप्लेन के बारे में पहले कुछ पता होता तो मैं खुद से आपसे कांटेक्ट कर लेता। अचानक से उस लड़की ने आपके नाम पर कंप्लेन क्यों किया? देखिए सर, मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, आज तक किसी ने मेरे नाम पर कोई बुरी बात नहीं कही है। जरूरत पड़े तो आप इंक्वायरी करके देख सकते हैं। तो आपका कहना है कि वो लड़की झूठ बोल रही है? बिल्कुल सर, शायद आपको नहीं पता, वो लड़की एक डाइवोर्सी है। उसका स्वभाव और चरित्र बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये लड़की
ये लड़की असल में ऑफिस के सभी तरीकों के लाभ उठाना चाहती है। आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। आप जरूर मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मैं फिर से कहता हूँ, आप चाहे तो इंक्वायरी बैठा सकते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि सच सबके सामने आए। इसके बाद सूर्या एक एक करके ऑफिस के सभी एम्प्लॉइज से इंक्वायरी करता है। नहीं नहीं, हमारे बॉस ऐसे नहीं हैं। उन्हें हम आज से थोड़ी ही जानते हैं। हाँ, वो भले ही थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। बॉस के केबिन में जूही और बॉस दोनों खड़े हैं। मिस जूही, मैं आपके कंप्लेन के कारण ही यहाँ आया था, क्योंकि हमारी कंपनी औरतों की सेफ्टी के बारे में बहुत सोचती है, लेकिन मुझे आपकी कंप्लेन की कोई व्यू यहाँ नहीं मिली। लेकिन सर, एक औरत होकर आप अपने चरित्र का इस्तेमाल करके एक इंसान के जीवन के साथ ऐसा कर सकती हैं, ये मैं बिल्कुल भी सोच नहीं सकता था। सर, मेरा यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और एक भी बात नहीं, आप तो दिखने में इतनी इंटेलिजेंट नजर आती हैं। अपना रेपुटेशन इस तरह खराब मत कीजिए, और भविष्य में अगर आपने ऐसा कुछ किया तो ऑफिस को मजबूरन आपको फायर करना पड़ेगा। सर, मुझे आपको कुछ समझाना है। यहाँ आपसे जरूर कोई बड़ी गलती हो रही है। मुझे अब आपकी कोई भी बात और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी है, ओके? लेकिन क्यों सर? मैं एक लड़की हूँ, क्या इसलिए मेरी बातों का कोई मूल्य नहीं है? वो बात नहीं है। अपने बॉस पर एलिगेशन लगाने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सूर्या वहाँ से चला जाता है। इतना कुछ करके क्या हुआ? आखिर जीत मेरी हुई। अभी भी समय है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। सर, कल सारी रात मैं एक बात सोच रही थी। मुझे आपके नाम पर कंप्लेन नहीं करना चाहिए था। मेरी एक गलती की वजह से आपको कितना कुछ सहना पड़ा, लेकिन आप तो मेरा भला ही चाहते हैं, है ना सर? मैंने तय किया है कि मैंने आपके खिलाफ जो कंप्लेन किया है उसे विथड्रॉ कर लूंगी। क्या सच में? हाँ सर, इससे हम दोनों का ही बुरा हो रहा है। आप तो फिर भी अपनी परेशानी को मैनेज कर लेंगे, लेकिन मैं तो एक असहाय लड़की हूँ। मैं ये सब कैसे संभालूंगी सर? इसका मतलब तुम मेरी शर्त को मानती हो? हाँ सर, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है, और इसमें मेरा ही फायदा है। तुम सब कुछ समझ के कह रही हो ना? जी सर, क्योंकि देखिए, इसमें आखिरकार मेरा ही फायदा है, और अपना फायदा तो एक बेवकूफ को भी नजर आता है ना? अरे तुम भी ना एक बेवकूफ लड़की हो। अगर तुम पहले ही मान जाती तो ये सब झमेले नहीं होते। फिर भी कोई बात नहीं, अभी समय है। अब जबकि तुम राजी हो गई हो तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं आज ही तुम्हें अपने बंगलों में ले जाऊंगा। उसी वक्त सूर्या वहाँ आता है और ऑफिस के सभी लोग भी वहाँ आते हैं। वाह वाह वाह, मैं देख रहा हूँ आप तो लोगों की जिम्मेदारी उठाने में बहुत सक्षम हैं। अरे मतलब सर, आप यहाँ, आपके सर के पीछे 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 घूमिए घूमिए। हाँ, अब अच्छे से देखिए। कैमरा? यस, कैमरा, जिसकी रिकॉर्डिंग यहाँ मेरे पास है। आपने इस कमरे में क्या क्या बातें की हैं वो सब मैंने अच्छे से सुन लिया है। सर सर सर, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। विश्वास कीजिए, ये लड़की मुझे फंसाना चाहती है। विश्वास तो मैं भी करना चाहता था, लेकिन उस दिन भी आपसे बात करते समय मुझे कुछ चीज खटकी थी, इसलिए मैंने कैमरा लगा दिया और मिस जूही को ये नाटक करने को कहा, जिससे आपका असली चेहरा सबके सामने आए। सर सर सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, चुपचाप इस ऑफिस से निकल जाइए, वरना मुझे किसी और तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। और आपके फैमिली भी है, इसलिए मैं ज्यादा तमाशा करना नहीं चाहता हूँ। सर, आउट आउट। और आप लोग सब सुन लीजिए, आज से हमारे इस ऑफिस की ब्रांच मैनेजर हैं मिस जूही। सभी ताली बजाते हैं और जूही अपने आंसुओं को पोंछकर कहती है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कुछ वक्त बाद जूही लैपटॉप पर काम कर रही है। जूही की माँ जूही के पास आकर कहती है, ये ले, ये कॉफी पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, कुछ कहना है आपको? अरे बेटी, तू हमसे नाराज मत रहना। देख, सभी माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, लेकिन तुम ऐसे मन उदास करके घूमती रहती हो और ये सब हमें जरा भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम एक अच्छे इंसान के साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। माँ देखिए,
मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी तकलीफें सही हैं और इन अनुभवों के कारण ही मैं आज और किसी पर विश्वास नहीं कर पाती हूँ। लेकिन बेटा, हर कोई बुरा नहीं होता है, सब एक जैसे नहीं होते। तुम्हारे पिताजी के एक दोस्त का लड़का है, बहुत अच्छी पोस्ट में नौकरी करता है, बहुत ही अच्छा लड़का है। मैंने कल उसे अपने घर पे बुलाया है। तुम बस एक बार उससे बात करके देखो। उसके बाद भी अगर तुम्हें ऐसा लगे कि बात खत्म होने से पहले ही जूही अपनी माँ से कहती है, माँ, जिस दिन मुझे अपना मनपसंद इंसान मिल जाएगा उस दिन मैं आपसे खुद कहूंगी, पर अब आप मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए। आप तो जानती ही है ना कि ये सब काम जबरदस्ती से नहीं होता। जूही बस स्टैंड के सामने खड़ी है। सूर्या कार से जा रहा होता है और जूही को देखकर वो कार रोक देता है। अरे मिस जूही, आप यहाँ? हाँ, दरअसल मैं वो बस का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन सर, आप यहाँ कैसे? हाँ, यहाँ मुझे किसी से मिलना था। वैसे आपका घर किस तरफ है? जी, इंदिरा नगर 4 नंबर ब्लॉक। अरे मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। अरे इतना झिझकने की जरूरत नहीं है, आइए। जूही कार में बैठ जाती है। कार चलने लगती है। सॉरी। अरे सर, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? असल में मेरे ऑफिस में ही आपका इतना बड़ा अपमान हुआ था और उस दिन इतने झमेले के बीच में आपको सॉरी भी नहीं कह पाया, इसीलिए अभी कह रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा कि भविष्य में किसी महिला के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। मैं औरतों की बेइज्जती नहीं सह सकता। सच में ये इंसान बिल्कुल अलग है। इनके अच्छे विचार इनकी बातों से ही पता चलते हैं। बस बस यहीं रुक जाइए, मेरा घर आ गया। ये घर? अरे मुझे भी तो इसी घर में आना था और किसी से मिलना था। इस घर में? किसके साथ? मनोरमा। वो तो मेरा ही घर का नाम है। इसका मतलब आपके साथ ही? जूही मुस्कुराकर कार से उतर जाती है। सूर्या और जूही की माँ बैठे हुए हैं। तो मुझे गलत मत समझना बेटा कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। दरअसल मैंने सोचा था कि तुम दोनों की जिंदगी को एक कर पाऊंगी, लेकिन वो तो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो फिर अब मैं क्या करूं बोलो? इतनी बड़ी लड़की के साथ जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मैं आपको गलत क्यों समझूंगा? और शादी कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। इसमें 2 लोग जिंदगी भर एक साथ रहते हैं, इसलिए इसमें बस एक व्यक्ति की बातों से कुछ नहीं होता, जबरदस्ती करने से भी नहीं। जूही आती है। जबरदस्ती नहीं, मैं इस शादी के लिए खुद राजी हूँ। सच जूही? माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि जिस दिन मुझे मेरा मनपसंद इंसान मिल जाएगा उस दिन मैं खुद ही शादी के लिए राजी हो जाऊंगी। और आज मैंने उस इंसान को ढूंढ लिया है माँ, इसलिए इस शादी को लेकर मेरे मन में अब और कोई शंका नहीं है। जूही, तुम सोच समझकर कह रही हो ना? हाँ, मैंने बहुत सोच समझने के बाद ही ये डिसीजन लिया है। और आप जैसे इंसान को लेकर अगर मैं कंफ्यूज्ड रहूंगी तो सारी जिंदगी कंफ्यूजन में ही बीत जाएगी। और मैं भी देर करना नहीं चाहती। मैं कल ही पंडित जी को बुलाकर तुम दोनों की शादी की तारीख निकलवा लूंगी, ताकि तुम दोनों जल्द से जल्द एक हो सको। सूर्या और जूही एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जूही की राय जानने के बाद दोनों परिवार भी राजी हो जाते हैं और इन दोनों की शादी हो जाती है। और इसके साथ साथ जूही अपने सारे पुराने लांछनों को मिटाकर सूर्या का हाथ थामकर एक नए जीवन की शुरुआत करती है। सुनीता और विनोद की शादी को 2 बरस हो गए थे। वैसे तो जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा था, परंतु एक बात थी जो उन दोनों के अतिरिक्त सुनीता की सास मंजू को भी अकर रही थी। वो ये कि सुनीता ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई थी। देख बहू, मैंने तो ब्याह के दूसरे ही दिन घर में ऐलान कर दिया था कि साल भर के अंदर मुझे अपनी गोद में पोता पोती चाहिए। 2 बरस होने को आए तुम्हारे ब्याह को, लेकिन तेरे पैर भारी नहीं हुए। अब पोते पोतियों का मुंह देखने का समय है,
बहुत इंतजार कर लिया मैंने। अब तुम लोग डॉक्टर से मिल आओ, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। सांस मंजू की बात सुनीता को थोड़ी अकड़ी तो थी, लेकिन घर के बड़ों की इच्छा समझ उसने विनोद से कहकर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली। आपके सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, चिंता की कोई बात नहीं है। थोड़ा और वेट कर सकते हैं, उसके बाद मैं दवाइयाँ शुरू करूंगी। सुनीता और विनोद घर लौट आए थे। डॉक्टर की बात से उन्हें बहुत तसल्ली मिली थी। हर महीने विनोद उम्मीद भरी निगाहों से सुनीता की ओर देखता, लेकिन निराश सुनीता ना में गर्दन हिला देती। यूं ही इंतजार करते करते 2 साल और बीत गए। अब तो मेरा भी दिल घबराने लगा है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। कहीं जाती हूँ तो सब मुझे बेचारी की नजर से देखते हैं। पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर है। मेरी सभी सहेलियां माँ बन गई और एक मैं हूँ जो हर महीने बस इंतजार ही करती रह जाती हूँ। चिंता क्यों करती हो पगली? ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। हमारे घर जरूर खुशियां आएंगी। तुम बस धैर्य रखो। अच्छा, कल किसी और डॉक्टर को दिखाकर आते हैं। अब धीरे धीरे ये इंतजार लंबा होता जा रहा था। डॉक्टर की दवा, नीम हकीम सबको दिखाकर वे दोनों थक चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। मेरी सहेली ने पूजा की विधि बताई है। 21 दिन हवन करना होगा, उसके बाद देखना तेरी गोद जरूर भर जाएगी। जी माँ, जैसा आप कहें। एक के बाद एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, जिसने जहां भी कहा वो श्रद्धा से सर झुकाते रहे, किंतु ईश्वर ने तब भी उनकी नहीं सुनी। यूं ही उम्मीद में नजरें बिछाए यहाँ वहां दौड़ते भागते 10 वर्ष बीत गए, लेकिन सुनीता की कोख सुनी की सुनी ही रही। लगता है इस जन्म में पोते का मुंह देखना मेरे भाग्य में नहीं है। हे भगवान, न जाने किस घड़ी में मैं इसके रूप पर मोहित होकर इसे बहू बनाकर लाई थी। सांस मंजू के ताने सुनकर सुनीता आंसू बहाती, लेकिन ईश्वर की मर्जी के सामने वो बेबस थी। बात कड़वी है, लेकिन शायद यही हमारा भाग्य है। हमारे भाग्य में संतान नहीं है सुनीता। इस सच को हम जितना जल्दी स्वीकार लें, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। मुझे ये सच स्वीकार नहीं है। ऐसे कैसे आस छोड़ दूं? मेरा दिल ममता बरसाने को कितना बेचैन है, आप नहीं समझ पाओगे। सुनीता की हालत विनोद से देखी नहीं जा रही थी। तनाव उसको जकड़ता जा रहा था। अच्छा, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें? नहीं नहीं, मुझे अपना ही बच्चा चाहिए। आप तो जानते ही हैं, माँ जी कभी तैयार नहीं होंगी। शायद ईश्वर ने हमें एक नेक काम के लिए चुना है। माँ की तुम चिंता मत करो, बस अपना मन पक्का कर लो। माँ से मैं बात कर लूंगा। माँ, हम दोनों ने एक निर्णय लिया है कि हम बच्चा गोद लेंगे। क्या कहा? नहीं नहीं, मैं अपना धर्म भ्रष्ट करने नहीं दूंगी। न जाने कौन जात का होगा, किसका खून होगा। मेरे जीते जी मैं ये अधर्म नहीं होने दूंगी। माँ, बच्चा जन्म से नहीं, परवरिश से इंसान अच्छा या बुरा होता है। हम उसे पालेंगे, अच्छे संस्कार देंगे। तुम अपने मन से ऐसी बातें निकाल दो। मेरी खुशी के लिए राजी हो जाओ माँ। विनोद के बार बार समझाने पर मंजू बच्चा गोद लेने के लिए तैयार हो जाती है। अनाथालय से उन्होंने एक 3 महीने का बच्चा गोद ले लिया। बच्चे के आने से घर में खुशियां आ गई। सुनीता को तो मानो जीने की वजह मिल गई थी। उनके सोने से आंगन में अब किलकारियां गूंजने लगी। बेटे के पहले जन्मदिन को बहुत धूमधाम से मनाने की तैयारियां की हैं मैंने। सभी रिश्तेदारों को बुलाऊंगी, खूब रौनक करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं।
अपने सारे अरमान पूरे कर लो। किसने रोका है? हमारा मुन्ना पूरा 1 साल का होने जा रहा है। सुनीता और विनोद की खुशियां को जाने किसकी नजर लग गई। जन्मदिन से 10 दिन पहले दस्त लगने से मुन्नी की तबीयत बिगड़ गई। माँ जी, विनोद, देखिए ना इसे क्या हो रहा है। पूरा शरीर पीला पड़ता जा रहा है। जल्दी से अस्पताल लेकर चलिए। विनोद और सुनीता मुन्ना को लेकर अस्पताल भागते हैं, लेकिन मुन्ने को बचाया ना जा सका। सुनीता बिल्कुल टूट गई थी। उसने सबसे मिलना, बाहर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। विनोद, छोटी की गोद भराई का कार्यक्रम है। उसकी मदद करने के लिए मैं 2 दिन पहले ही जा रही हूँ। तुम भी समय से पहुंच जाना। ठीक है, जैसा आप कहें। ठीक है मां। सुनीता, मुन्ने को गए 6 महीने बीत गए हैं। कब तक यूं कमरे में घुटती रहोगी? तुम्हारा कोई दोष नहीं है। होनी को शायद यही मंजूर था। आज छोटी की गोद भराई है, तुम भी साथ चलो, तुम्हारा मन बहल जाएगा। ठीक है, जैसा आप कहें। सुनीता और विनोद छोटी की गोद भराई में पहुंच गए थे। सुनीता को देखकर पार्टी में आई कई महिलाएं खुसर खुसर करने लगी। बहू, मैंने कहा था ना कि अपनी भाभी को मत बुलाना। इस अपशगुनी को क्यों बुलाया तुमने? बांझ तो थी ही, किसी और का बच्चा गोद लिया, उसे भी खा गई। अपने पास तो फटकने भी मत देना इसको। इसकी परछाई से भी दूर रहना तुम। कुछ ऊंच नीच हो गई तो कहीं की नहीं रहोगी, समझ लेना। विनोद और सुनीता को छोटी की सांस की सारी बातें सुनाई दे रही थी। सुनीता की आंखों में आंसू भर आए। सुनीता उसी समय वहां से जाने के लिए मुड़ी, तभी रुक जाओ सुनीता, कहीं नहीं जाओगी तुम। जाने दीजिए मुझे। अगर मेरे कारण छोटी के बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैंने कहा ना सुनीता, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या बच्चे पैदा ना करने वाली औरत बांझ और अपशगुनी होती है? तो जो आदमी बाप ना बन सके उसे क्या कहते हैं तुम्हारा समाज? तुम बांझ नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। कमी मुझ में है, लेकिन मेरा पुरुषत्व मुझे इस सच को स्वीकार करने से रोकता रहा। तुम्हारी रिपोर्ट्स दिखाने जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझसे कहा। देखिए विनोद जी, आपकी पत्नी के सभी टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे लगता है आपको भी अपनी जांच करा लेनी चाहिए। हम ऐसे केस में पति पत्नी दोनों को जांच की सलाह देते हैं। ठीक है, आप लिख दीजिए, मैं जांच करा लाता हूँ। अगले दिन माफ कीजिए विनोद जी, आपकी रिपोर्ट्स के अनुसार आप कभी पिता नहीं बन सकते। बेहतर होगा आप किसी बेबी को गोद ले लें। यूँ डॉक्टरों के पास धक्के खाने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। मैं उसी समय ये बात तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन नहीं बता पाया। मेरे झूठे अहंकार ने मुझे कुछ भी कहने नहीं दिया। मुझे लगता था कि बात सामने आएगी तो लोग मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाएंगे और शायद तुम भी मुझे तुच्छ नजरों से देखोगे। अपने झूठे पुरुषत्व की रक्षा करने के लिए मैंने तुम्हारे स्त्रीत्व की बलि चढ़ा दी। बच्चा ना पैदा होने से अगर कोई अपशगुनी बन जाता है तो अपशगुनी मैं हूं, सुनीता नहीं। मेरी कमी की सजा आप लोग उसको मत दीजिए। औलाद के गम में पगला गया है तू। क्या नाप शनाप बक रहा है? सुनीता बांझ है, ये बात सभी जानते हैं। बहन जी ठीक ही बोल रही है। ऐसे शुभ काम में इसको क्यों लाया तू? बस करो माँ, तुम तो सच जानती हो, तब भी नाटक कर रही हो। अब इस अपराध का बोझ और नहीं उठता मुझसे। तुमने भी सब जान के बूझ पे कौन सा कम
ताने दिए हैं। तुम तो एक औरत थी माँ, उसको संभाल सकती थी, लेकिन तुमने भी कभी उसके जख्मों को कुरेदने में कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या माँ जी सब पहले से जानती थी? माँ मेरी दूसरी शादी कराने के पीछे पड़ी थी। अगर मैंने सच न बताया होता तो कब का दूसरी बहू लाने के लिए घर में बवाल मचा चुकी होती है। अब बस आज के बाद कोई सुनीता को बांझ होने का ताना नहीं देगा। अगर बच्चा ना पैदा कर पाना कोई अपराध है तो सबसे बड़ा अपराधी मैं हूँ। अब शगुनी मैं ही हूँ। सुनीता में कोई कमी नहीं है। अगर आज यहाँ गोद भराई के बीच से कोई जाएगा तो मैं जाऊंगा, सुनीता नहीं। आइए भैया भाभी, मेरी गोद भराई का पहला शगुन आप दोनों के हाथ से ही होगा, ताकि मेरा आने वाला बच्चा अपनी जीवन साथी को आपकी ही तरह प्यार और सम्मान देना सीख पाए। आप दोनों ही कहीं नहीं जा रहे। माँ, आप अब एक भी शब्द और नहीं कहेंगी। मुझे माफ कर दे बहू। समाज में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए मैंने तेरे साथ बहुत नाइंसाफी की। आप तो मेरी माँ है, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। एक नया सवेरा सुनीता और विनोद का इंतजार कर रहा था। एक बोझ जो बरसों से उनके मन पर था, आज उतर जो गया था। बहू, घर में आम का अचार अब खत्म हो गया है। कल हमें दुकान जाकर 12 शीशी अचार के देने होंगे। हाँ माँ, मैंने आम को सूखने के लिए डाल दिया है। आज शाम को ही मैं गुड़ में आम को डालकर उबाल लूंगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो जब तक ठंडा नहीं होगा मैं शीशी में उसे भरूंगी कैसे? माँ, आज आप बाजार से आते वक्त आलू लेते आइएगा। घर में एक भी आलू नहीं। मुझे बाजार से आते वक्त देर हो जाएगी बहू। तुम एक काम करो, तुम जाकर राधू के दुकान से कुछ आलू लेकर आ जाओ। ठीक है। अरे अरे बहू रानी, आओ आओ, क्या चाहिए बताओ। 5 किलो आलू। इतना वजन तुम उठा लोगी? हाँ राधू चाचा, मैं ले जा पाऊंगी। हाँ वो तो उठाना ही पड़ेगा। अब ये तकदीर का ही खेल है। घर पे अगर मर्द ना हो तो सारा काम औरतों को ही करना होता है। खैर लाओ, बैग लाओ। अरे इसकी किस्मत तो देखो, साल भर हुआ नहीं कि अपने पति को ही खा गई। अरे इसे किस्मत नहीं बदकिस्मती कहते हैं। शादी के तुरंत बाद ही तो इसके ससुर भी चल बसे। सच में सुबह सुबह तो इस कलमुही का चेहरा देखना भी पाप है। हाँ अब देखो दिन कैसा गुजरता है। अरे क्या हुआ, ऐसे मुंह बनाकर चुपचाप क्यों बैठी है बहू? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? तेरी आंख लाल हुई पड़ी है। जरूर तुझसे किसी ने कुछ कहा है। माँ, मैं आज के बाद कभी भी बाहर नहीं निकलूंगी, कभी नहीं। क्यों? सब मुझे कलमुही कहते हैं। मेरा क्या कसूर है माँ, बोलिए। नहीं, तेरा कोई कसूर नहीं है। ये तो भाग्य का लेखा था और वही हुआ। वो एक एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट ही होता है, किसी के वजह से नहीं होता। तो फिर लोग मुझे इस तरह से क्यों कहते हैं? तुम लोगों का मुंह तो नहीं बंद कर सकती ना। वो कहते हैं तो कहने दो। एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी है, एक बार सोच कर देख। नहीं माँ, नहीं। नहीं कहने से होगा क्या? कितने दिनों तक तू ऐसे ही अकेली रहेगी? आप तो है ना। मेरे मरने के बाद तू किसके सहारे जिएगी बता? चुप कीजिए। कोई है घर पे? जरा सुनिए। आती हूँ। जी कहिए। नमस्कार, मेरा नाम विनय है। आपके साथ मुझे एक जरूरी काम है।
कहिए। जी, मैं एक सप्लायर हूँ और मैं विभिन्न प्रकार के अचारों को विदेशों में सप्लाई करता हूँ। मैंने आप सबों के बारे में बहुत सुना है और हाँ, आपके अचार को भी चखा है। कमाल का है आपका अचार, एकदम लाजवाब। धन्यवाद। अगर आप तैयार हो तो मैं आप लोगों के साथ एक डील करना चाहता हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। अंदर आइए। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए, बाकी के काम मैं कर लूंगी। नहीं बहू, विनय अभी आता ही होगा और अचार उसे नहीं दिया तो नहीं दिया। आपकी तबीयत पहले है, विनय का अचार नहीं। ओहो, तू गुस्सा क्यों हो रही है? वो लड़का बहुत अच्छा है, उस दिन मेरे लिए दवा भी लेकर आया था और तुझे भी बहुत पसंद करता है। इतना बकबक करेंगी तो आपकी खांसी बढ़ जाएगी। जाइए और जाकर सो जाइए। क्या बात है? लगता है आपको फिर से बुखार आ गया है। नहीं बेटा, अरे मेरी बहू ने मुझे काम ही कहाँ करने दिया, डांट डपट कर सुला दिया मुझे। अभी तक इतनी सारी शीशी। हाँ, तो फिर एक काम करते हैं, क्यों ना मैं ही आपकी बहुरानी की मदद कर दूं? हाँ? वैसे अगर वो चाहे तो। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। देख लिया अम्मा जी, आपकी बहुरानी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पसंद नापसंद की कोई बात नहीं है, और इसके अलावा ये आपकी माँ कब से हो गई? अरे, ये आप क्या कह रही हैं? वो क्या है कि बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई, मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। मैं अनाथ जो हूँ, इसलिए। तो इसीलिए आपने मेरी माँ को अपनी माँ कहना शुरू कर दिया? अजीब बात है। ये देख, इतने दिन से घर पर थी और आज बाहर निकल आई। पता नहीं ये मुंह उठाकर क्यों चली आती है, इसका सजना संवरना भी कम नहीं होता। ये क्या आप? हाँ, क्यों, कोई असुविधा है? आप मेरे साथ साथ ऐसे चल क्यों रहे हैं? क्यों, आप मुझे पहचानती नहीं क्या? पहचानती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ साथ चलने लगेंगे। लो, अब ये रास्ता क्या सिर्फ आपके लिए बना है? अजीब है तो। देख रही हो, अपने लिए एक साथी भी खोज लिया है इसने। बेशरम कहीं की। आप लोग क्या मुझसे कुछ कह रही हैं? नहीं तो। मैंने कितनी बार कहा है इससे, पर ये मेरी बात किसी हाल में नहीं मानती। अम्मा, मैं सब जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि लोग कैसी कैसी बातें करते हैं आपकी बहुरानी के बारे में। आपकी बहुरानी को कलमुही, पनौती, न जाने क्या क्या कहते हैं, और मैं उन सबको गलत साबित कर दूंगा। मैं साबित कर दूंगा कि ये सब कुसंस्कार हैं और कुछ नहीं। अब ये उसे कौन समझाए? बड़ी भोली है मेरी बहू, बार बार एक ही बात कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो आपकी देखभाल कौन करेगा? आप मेरी माँ हैं, आपके देखभाल की जिम्मेदारी आपके बेटे की है, यानी कि मेरी है। मुझे पता है बेटा, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी बहू को मैं किसी हाल में भी राजी नहीं करवा पा रही। वैसे मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ। हाँ, बोलो बोलो। जरूर जरूर, ये लीजिए आपकी फीस। धन्यवाद। इनकी हालत तो बहुत ही खराब है। मतलब? सच कहूं तो रोगी के सामने कभी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, पर सच्चाई यही है कि इनके दिन अब पूरे हो चुके हैं। ये जो खाना चाहती है इन्हें खिलाइए, ये जो करना चाहती है करने दीजिए। इनकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, तो अब मैं चलता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, उम्मीद है ये ड्रामा काम कर जाएगा। हाँ। बहू, क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा को भी पूरा नहीं करोगी? माँ, और कितने दिनों की मेहमान हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तेरी शादी देखकर जाना चाहती हूँ। लेकिन मुझसे वादा कर बहू। ठीक है माँ, वादा करती हूँ। अरे माँ, आप खुद उठकर क्यों आ गई? क्यों? मेरी बहू की शादी है और क्या मैं सोई रहूंगी? लेकिन आपकी तबीयत अच्छी नहीं है माँ। किसने कहा? क्यों जी डॉक्टर साहब, मैं बीमार हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं। हाँ। मतलब कुछ नहीं। तेरी शादी हो इसीलिए बीमार होने का नाटक करना पड़ा मुझे। माँ, आपने नाटक किया? तो और क्या करती मैं? अगर नाटक नहीं करती तो क्या मेरी बहू दोबारा शादी करती? For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos. श्यामोली, ये लो, पकड़ो। पैसों को संभाल कर रखना। इतने सारे पैसे? आपको लोन मिल गया है क्या? अरे एक ही तो बेटी है, उसकी शादी में हमें कोई भी कमी नहीं करनी चाहिए, ताकि उसे ये न लगे कि उसके माता पिता ने उसकी शादी में ध्यान नहीं दिया है। और तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? हमारा होटल तो है ना, वहीं से धीरे धीरे सभी पैसे वसूल कर लेंगे। हाँ, अब वो सब छोड़ो और मुझे एक कप चाय ला कर दो। हाँ, अभी लाई। ये हैं सनातन बैनर्जी, इस घर के मुखिया। सनातन बाबू के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। बड़ा बेटा राकेश काम के सिलसिले में विदेश में रहता है और छोटा बेटा विकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके घर में ही रहता है। एक तरह से बेकार ही है। सनातन बाबू की बेटी की शादी के अवसर पर उन्होंने बैंक से 30 लाख रुपयों का लोन लिया है। सनातन बाबू का एक खाने का होटल है, जहां लगभग रोज 200 से लेकर 300 लोग दोपहर का खाना खाते हैं। इसलिए लोन को चुकाने के मामले में सनातन बाबू बिल्कुल निश्चिंत हैं। लेकिन उनकी बस एक ही चिंता है, उनके छोटे बेटे विकी को लेकर। एक दिन पापा, मुझे आपसे ना कुछ कहना है। क्या बात है? वो मार्केट में ना एक नई बाइक आई है, मुझे वो बहुत पसंद है पापा। मुझे वो बाइक खरीदनी है। बाइक खरीदनी है? लेकिन तुम्हारे पास तो पहले से ही एक बाइक है। अरे वो तो बहुत पुरानी हो चुकी है ना पापा, अभी नया मॉडल आया है, मुझे वो खरीदनी है। कितनी कीमत है? बस 5 लाख रुपए। आप मुझे 4 लाख दे दीजिए, बाकी का मैं मैनेज कर लूंगा। कहाँ से मैनेज करोगे? पापा, पुरानी बाइक को बेच दूंगा, वहाँ से 1.5 लाख तो मेरे ही जाएंगे। 6 महीने पहले 3 लाख देकर ये बाइक खरीदी थी और अब तुम 1.5 लाख में इसे बेच दोगे? अरे पुरानी बाइक बेचने पर थोड़ा सा लॉस सहना ही पड़ेगा ना पापा। थोड़ा लॉस? पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, इसीलिए तुम ये सब तकलीफ नहीं समझ पाओगे। अपने भैया को देखो, कहाँ दूर विदेश में पड़े हैं, ताकि हमारा परिवार सुखी रह सके, और तुम पानी की तरह बस पैसे उड़ाते जा रहे हो। इसका मतलब आप मुझे पैसे नहीं देंगे, है ना? नहीं दूंगा, क्योंकि पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी पापा। अगले ही दिन। अच्छा, इधर पेंडल, वो लाइट, कैटरिंग, सभी को पैसे दे दिए हैं। मिठाई, हाँ मिठाई और फूल, ये सब ऑर्डर देना हो गया है।
ये लीजिए। देखिए, इसे लेकर आप 5 कप चाय पी चुके हैं। आज और चाय नहीं मिलेगी, ठीक है? अरे श्यामोली, तुम समझ नहीं पा रही हो। भाई, बेटी की शादी है, कितना हिसाब किताब करना पड़ रहा है पता है। और चाय के बिना मुझे एनर्जी भला कहाँ से मिलेगी? घड़ी देखिए, 11 बजने वाले हैं। आपके बड़े बेटे के आने का समय हो चुका है। आने का समय हुआ नहीं है, मैं आ चुका हूँ। अरे, आ गया तू राकेश। कैसा है तू बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। और बताइए, आप सब कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। हाँ बेटा, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अरे, कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ। ओहो माँ, आप फिर से रोने लग गई। अब मैं आ गया हूँ ना, अब अच्छे से पायल की शादी करवा के ही वापस जाऊंगा। अरे, ये पायल और विकी कहाँ है? पायल जरा पार्लर गई है और विकी घर पर ही है। जा, तू जल्दी जाकर फ्रेश हो जा। मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म पूरी और दम आलू बनाए हैं। अरे वाह, पूरी और आलू दम, इतने दिनों बाद। माँ, मैं अभी आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। अरे, ये रहा विक्की। और कैसा है? आप आए हैं? अरे, बहन की शादी में नहीं आऊंगा। अब सारी जिम्मेदारी तो मुझे ही उठानी पड़ेगी। माँ बाबा को तो छोड़कर विदेश चले गए थे, अब जिम्मेदारी उठाओगे? फिर भी सुनकर अच्छा लगा। माँ, मैं जरा क्लब जा रहा हूँ। अरे, उसकी बातों को गोली मार। तू जाकर फ्रेश हो जा। माँ, क्या सच में मैं आप लोगों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाता? बेटा, तूने हम लोगों के लिए जो कुछ भी किया है वो उसे भले ही पता न हो, लेकिन हमें तो है। तू जा और उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। इतने सालों बाद घर लौटने पर अपने ही भाई से ऐसी बातें सुनकर राकेश को बहुत बुरा लगता है। फिर भी भाई की बातों को भूलकर वो बहन की शादी की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेता है। कुछ दिन बाद सबके आशीर्वाद से पायल की शादी और विदाई दोनों ही संपन्न हो जाते हैं। ठीक 2 दिन बाद। अरे, इस वक्त किसने फोन किया? सुनते हो? अरे, उठिए ना, देखिए ना किसने फोन किया है। इतनी रात को किसने कॉल किया है? हेलो, क्या होटल में आग लग गई है? अरे, ये सब कैसे हो गया? अरे, मैंने तो भी देखा। अभी हम कैसे खाएंगे? कैसे जिएंगे? पता नहीं वो इससे कैसे संभालेंगे? आप सब ज्यादा करके पानी डालिए। हाँ, ज्यादा करके। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अरे, ये आपको क्या हो गया? क्या हो गया आपको? संभालिए, खुद को संभालिए जी। राकेश! अरे ओ राकेश, देख तेरे पापा को क्या हो गया? राकेश, तू कहाँ है? पापा, क्या हुआ आपको? अब ठीक तो है ना पापा? अपने हाथों से बनाए होटल को ऐसे जलते हुए देखकर सनातन बाबू बेहोश होकर गिर जाते हैं। एक पल भी जाया किए बिना सब जल्दी से उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाते हैं। सॉरी, बहुत कोशिश करने के बाद भी हम उन्हें नहीं बचा पाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ दिन बाद माँ, आप रोइए मत। आपको अभी हिम्मत रखनी चाहिए, नहीं तो हम लोग कैसे जिएंगे माँ? वो भी चले गए, होटल भी चला गया, सर पर इतना बड़ा लोन का बोझ है। मेरी आंखों के सामने सब खत्म हो गया, सब कुछ।
माँ चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। मैंने तय किया है कि अब से मैं यहीं रहूंगा। वो होटल पापा का सपना था, उस होटल को मैं किसी भी हाल में बंद होने नहीं दूंगा माँ। मैं अपना सारा जोर लगाकर उस होटल को वापस पहले जैसे बनाकर ही छोड़ूंगा, देख लेना। हाँ। ये ले, इसे रख। ये क्या है माँ? तू ही तो अब से सब कुछ संभालेगा, तो इसे अपने पास रख। ये तेरे बहुत काम आएंगे। पूरे जायदाद की दस्तावेज? नहीं माँ नहीं, इसे मैं कैसे रख सकता हूँ? विकी है, पायल है। मैं तुझे जानती हूँ बेटा, तू उनके साथ कभी गलत नहीं करेगा। इसे तू रख, तेरे बहुत काम आएंगे। नहीं माँ, इसे मैं नहीं ले सकता। अरे इसे नहीं लेगा तो तू सारा काम वगैरह कैसे संभालेगा? अरे मैंने क्या तेरे नाम जायदाद लिख दी है? मैं तो बस इस जायदाद की पावर ऑफ अटॉर्नी तुझे देना चाहती हूँ, ताकि तुझे कोई भी काम करने में परेशानी न हो। हाँ, फाइनेंशियल और साथ ही बैंक के सभी कामों को संभालने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन माँ, विकी और पायल, इनकी रजामंदी के बिना मैं ये सब नहीं कर सकता। उनकी रजामंदी भी जरूरी है। क्या वो साइन करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अरे उनमें से कोई भी तो इतनी दौड़ भाग नहीं करेगा। इतने सारे पैसों का लोन, पता नहीं सब कुछ कैसे होगा। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ, मैं हूं ना। कुछ वक्त बाद, विक्की बेटा, मैं तेरे भैया के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी करना चाहती हूँ, ताकि वो सब फाइनेंशियल काम कर सकें। तू जरा उसमें साइन कर देना बेटा। क्या पावर ऑफ अटॉर्नी दे रही है मतलब? और हम लोग का क्या होगा? असल में बात क्या है कि हमें सबसे पहले उस लोन को चुकाना पड़ेगा। उस लोन को चुकाने से ही हमारे सर से एक बहुत बड़ा टेंशन हट जाएगा। हाँ, लोन चुकाना है तो चुकाइए, लेकिन इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी की क्या जरूरत है? देख, बैंक के काम के लिए तू या तेरी बहन कोई भी तो दौड़ भाग करने नहीं जाएगा ना, तो राकेश को ही सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी इसके नाम होने पर इसे सुविधा होगी। एक सर पे इतना बड़ा लोन देकर निकल गए और दूसरी अब बड़े भाई को सारी संपत्ति देना चाहती है। वाह विक्की, तू ये सब क्या बोल रहा है? सही बोल रहा हूं मैं। हमेशा आप और बाबा, भैया और मेरे बीच भेदभाव करते रहे हैं। इन्हें पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया और मुझे गांव के एक सरकारी स्कूल में भर्ती कर दिया। क्यों माँ? आप लोगों के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं थी। ये सब तू क्या बोल रहा है बेटा? हम चाहते थे कि हमारा एक बेटा हमारे पास रहे, इसलिए तुझे हमने विदेश नहीं भेजा। ऐसा है तो जब मैंने बाइक खरीदने के लिए पैसे मांगे तब मना क्यों किया पापा ने? एक गोद लिए हुए बेटे के लिए अपने ही बेटे को आपने ऐसे वंचित कर दिया। ऐसा कैसे कर सकते आप लोग? विक्की! खबरदार अगर एक भी शब्द आगे बोला तो। कुछ वक्त बाद, अच्छा माँ, क्या आपने सच में मुझे गोद लिया था? क्या हुआ बोलिए। आप चुप क्यों हैं? बोलिए, आज आपको सच कहना ही पड़ेगा माँ। बोलिए बोलिए। आपके इस चुप्पी ने ही मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। मैंने भले ही तुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने आज तक क्या तुझे कभी भी माँ की कमी महसूस होने दी है? बोल बेटा। नहीं माँ, कभी नहीं। इसीलिए इतना बड़ा सच जानने के बाद भी मेरे मन में कोई भी दुख नहीं है। मत रोइए माँ, चुप हो जाइए। इतने पैसे खर्च करके हमने विक्की को बड़ा किया था, कोई कमी महसूस होने नहीं दी थी हमने, लेकिन आखिरकार वो इंसान नहीं बन पाया। ऐसा मत बोलिए माँ, वो तो बहुत छोटा है, उसे हमें समझना पड़ेगा। मैं खुद उससे जाकर बात करूंगा। हाँ, वही कर बेटा, वही करना। रात होते ही राकेश विक्की के साथ बात करने आता है। राकेश को देखते ही विक्की उस घर से निकल जाने की कोशिश करता है। रुको विक्की, मत जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ मेरे चाहने से कुछ भी नहीं होता है। आप जो चाहते हैं यहाँ वही होता है और वही हो रहा है। मैं क्या चाहता हूँ? क्यों? ये जायदाद, इसके लिए आप पावर ऑफ अटॉर्नी चाहते हैं ना? आपने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है।
मैंने कोई प्लान नहीं बनाया भाई। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब तुम समझते हो? मुझे जो समझना है मैं समझ चुका हूँ। गोद लिया हुआ लड़का, इस घर के साथ आपका कोई भी खून का रिश्ता नहीं है, इसीलिए मेरे पिताजी के जायदाद का कोई भी हिस्सा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। मुझे मेरी सच्चाई बताकर तुमने बहुत अच्छा किया। और सच में इस घर के साथ मेरा कोई भी खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन सिर्फ ये एक बात के लिए तुम सब मेरे पराये नहीं हो जाओगे। तुम सब पहले मेरे लिए जो थे अभी भी वही रहोगे। नाटक है, ये सब नाटक है। ये नाटक जाकर कहीं और दिखाइए। मेरी माँ को तो आपने वश में कर लिया है, इसीलिए अब मैं जो भी कहूंगा वो सब माँ को गलत ही लगेगा। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा। मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपका पावर ऑफ अटॉर्नी में साइन कर दूंगा। 10 लाख रुपए? इतने पैसे मैं अभी कहां से लाऊंगा? तुम तो जानते ही हो कि होटल का क्या हाल हो गया है। ऊपर से हमें लोन भी चुकाना है। उस होटल को रखकर और कोई भी फायदा नहीं है। उस होटल को बेच दीजिए और पैसे आ जाएंगे। बेच दूं? क्या बोल रहा है भाई तू? उस होटल को पापा ने दिन रात मेहनत करके खड़ा किया था और तुम कह रहे हो कि पापा की आखिरी अमानत उस होटल को मैं बेच दूं? तो फिर क्या, आपको पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं मिलेगी? मुझे जरूरत भी नहीं है। तब तुम सभी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर ले लो और लोन भी चुका देना। क्या मैं लोन चुकाऊंगा? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आपने इतने दिन इस घर का नमक खाया है, यह आपका फर्ज है। सुनिए, मैं आपको 1 दिन का समय देता हूं, उसके अंदर मुझे पैसे लाकर दे दीजिए, वरना आपको ये घर मेरे नाम करना पड़ेगा। मैं इस घर को बेचकर अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, और अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो यहाँ से चले जाइए। ये हमारा मामला है, हम समझ लेंगे। ये कहकर विक्की वहां से चला जाता है। विक्की सुन, विक्की सुन, मत जा विक्की रुक, मत जा। बहुत गुस्से में आकर विक्की बाइक लेकर घर से निकल जाता है। राकेश उसकी माँ के पास जाकर कहता है, माँ, मैं अपने जायदाद का हिस्सा छोड़ देना चाहता हूँ। आप ये सारी जायदाद पायल और विक्की के नाम कर दीजिए। ये तू क्या कह रहा है बेटा? हाँ माँ, मुझे इस जायदाद का कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए और पापा के होटल का काम लगभग हो चुका है। विक्की को कहिएगा कि साधन चाचा को ही सारी जिम्मेदारियां दे। उन्होंने ही इतने साल से उस होटल को पापा के साथ संभाला है। और लोन को लेकर आप चिंता मत कीजिए, मैं हर महीने EMI भेज दूंगा। मतलब क्या तू फिर चला जाएगा? हाँ माँ, आज रात की एक टिकट मिली है, सोच रहा हूँ उसी में। मत जा बेटा, अच्छा। अरे आप रो क्यों रही हैं? एक गोद लिए हुए लड़के के लिए इतना रोना? मैं फिर आऊंगा माँ, आप आंसू मत बहाइए। उधर विक्की हाईवे में बहुत स्पीड से बाइक चला रहा होता है और वो स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाता और सामने से आते हुए एक लॉरी को धक्का मार देता है। वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। आसपास के लोग विक्की को अस्पताल में भर्ती करते हैं। अस्पताल से विक्की के एक्सीडेंट की खबर उसके घर जाती है। क्या एक्सीडेंट? खबर मिलते ही राकेश और उसकी माँ अस्पताल पहुंच जाते हैं। वो रहे डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? कहाँ है वो? हाँ, बोलिए ना मुझे प्लीज। माँ आप शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ इनसे, मुझे बात करने दीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं राकेश हूँ। विकी मतलब जो पेशेंट है ना, उसका बड़ा भाई। मेरे भाई को क्या हुआ है सर? सर पर बहुत गंभीर चोट लगी है, तत्काल O पॉजिटिव की जरूरत है। मेरा खून O पॉजिटिव है, मैं खून दूंगा। लेकिन बहुत ज्यादा खून की जरूरत है। आपको जितना भी खून चाहिए आप मेरे शरीर से ले लीजिए, बस मेरे भाई को बचा लीजिए। अच्छा ठीक है, आइए मेरे साथ। राकेश अपने भाई को खून देने चला जाता है। ऑपरेशन करने पर विक्की ठीक हो जाता है। विक्की को बेड में देखने के लिए राकेश आता है। अपना ख्याल रखना और कोई चिंता मत करना, मैं और तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगा। जो कुछ भी है तुम लोगों का ही रहेगा। मैं आज वापस जा रहा हूँ, माँ का ख्याल रखना। और हाँ,
लोन की भी चिंता मत करना, मैं ईएमआई के पैसे भेज दूंगा। अपना ख्याल रखना। इतने दिनों से तू कह रहा था कि हमारे बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन आज से तेरे और मेरे बीच एक बहुत बड़ा खून का संबंध हो गया है। ठीक है, माँ का ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। आपने तो कहा था कि आप हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे, तो फिर अभी क्यों जा रहे हैं भैया? मैं छोटा भाई हूँ, गलती कर ही सकता हूँ, है ना? विकी, हमें छोड़कर मत जाइए भैया, भैया मत जाइए। सॉरी भैया, सॉरी। हम सब मिलकर फिर से कोशिश करेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। हमें फिर से उस होटल को खड़ा करना ही पड़ेगा, और जरूरत पड़ने पर मैं अपनी बाइक भेज दूंगा। हाँ, बाइक भेज दूंगा मैं तो यही चाहती थी कि तुम सब मिलजुल कर एक साथ रहो। तुम्हारे बाबा भी हमेशा यही चाहते थे। तुम्हारे बाबा आज ऊपर से ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। देखना, हम सब बहुत खुश रहेंगे। राकेश बेटा, तू मत जा, हमें छोड़कर मत जा बेटा। जब छोटे भाई ने अपनी जिम्मेदारी समझ ही ली है, तो मैं बड़ा होकर कैसे पीछे हट सकता हूँ? माँ, मेरे प्यारे बच्चों, हाँ।